बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में सेकेंड यूनिट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टेलर के प्रिंसिपल्स, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। जो टेलर है उसके कुछ टेक्निक्स भी हैं, जैसे प्रिंसिपल्स भी हैं, तो प्रिंसिपल्स वो 4 थे। अब ये आगे हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं, कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल्स अलग हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4, और ये टेक्निक्स हैं जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली हमें गाइड करते हैं कि हम कैसे अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जिसमें सबसे पहला टेक्निक उन्होंने दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर बेसिकली ये बोलता है कि जो सुपरवाइजर है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड चीजें, प्रिंसिपल्स हमें दिए गए थे। तो प्राइमरली जो जॉब था, एक सुपरवाइजर का जो रोल होता है, एक फोरमैन का जो रोल होता है, वो काफी बढ़ जाता है टेलर्स के टेक्निक्स को इंप्लीमेंटेशन कराने में। तो उन्होंने बोला कि जो सुपरवाइजर है वो बेसिकली 8 डिफरेंट तरीके के जॉब्स कर रहा है। ये 8 डिफरेंट तरीके के जॉब्स जो है उसको उसने 4 और 4 करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला जॉब उसका रिलेटेड टू प्लानिंग इंचार्ज था, और सेकंड जो था दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन इंचार्ज था। कि एक सुपरवाइजर जो है वो प्लानिंग करता है और प्रोडक्शन करता है। प्लानिंग में किस चीज की करता है और किस तरीके से उसमें, तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंस्ट्रक्टर, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड अ डिसिप्लिनिंग वर्क। तो बेसिकली ये जो प्लानर है, जो भी प्लानिंग कर रहा है रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस कि कैसे एक एक जॉब को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, किस फॉर्म में क्या प्रोसेस रहेगा उसका, वो रूट क्लर्क में डिसाइड करते हैं, कितना टाइम और कॉस्ट आएगा, और एज अ डिसिप्लिन मेंटेन करने का ये पूरा जॉब जो है एज अ सुपरवाइजर का रहता है अंडर प्लानिंग इंचार्ज। एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज, जब वो प्रोडक्शन इंचार्ज रहता है तो उसका जो वर्क है दैट इज स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। नाउ उसको ये ध्यान देखना है कि जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो सके, एक्यूरेसी और कंप्लीशन ऑफ जॉब सही रहे, मशीन्स और टूल्स जो हैं वो प्रॉपरली रेडी रहे फॉर द ऑपरेशंस, दैट कम्स अंडर द गैंग बॉस। एंड रिपेयर बॉस में उसको ये इंश्योर करना है कि जो वर्किंग कंडीशन है मशीन्स और टूल्स की, उसका प्रॉपर तरीके से क्वालिटी चेक हो चुका हो, और फिर उसको वो वर्क को वो इंस्पेक्ट करता है। तो बेसिकली एक सुपरवाइजर जो है वो 8 डिफरेंट तरीके के जॉब्स कर रहा है, जिसको प्राइमरली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर हमने ये डिसाइड करा कि उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसमें क्या रूट फॉलो करना है, प्रोसेस क्या रहेगा उसका, टाइम कितना, कॉस्ट कितना, और डिसिप्लिन इंश्योर करना। प्रोडक्शन इंचार्ज जब सुपरवाइजर रहता है तो हमें ये ध्यान देना है कि टाइमली कंप्लीट हो ये टास्क, मशीन्स और टूल्स जो है वो एक्यूरेट रहे, दैट इज गैंग बॉस, रेडी रहे ऑपरेशंस के लिए जितनी भी मशीन्स हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में मशीन्स होना चाहिए, दैट इज रिपेयर बॉस, एंड प्रॉपरली उसका क्वालिटी चेक विच इज इंस्पेक्टर। तो ये 8 डिफरेंट तरीके के जॉब्स जो हैं ये सुपरवाइजर्स को परफॉर्म करने होते हैं। तो टेलर का ये मानना था कि एक पर्सन जो है ये 8 डिफरेंट अलग अलग जॉब्स परफॉर्म नहीं कर पाता इफिशिएंटली, तो जरूरी है कि हम 8 डिफरेंट सुपरवाइजर्स को रखें, और वो डिफरेंट सुपरवाइजर्स जो अपने अपने वर्क में ज्यादा एक्यूरेसी से काम कर सके और गाइड कर सके टू द वर्कर्स कि उनको किस तरीके से वर्क करना है। तो जब हम देखते हैं कि टेलर ने प्राइमरली इसमें क्या किया, तो उसने 8 डिफरेंट सुपरवाइजर्स को ले आया वो, और ये पूरे की पूरे 8 डिफरेंट सुपरवाइजर्स जो हैं वो एक वर्कर को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ये पहला टेक्निक था फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकेंड टेक्निक जो टेलर ने फॉलो करा वो था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब था सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। स्टैंडर्ड्स किससे रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली बेंचमार्क की तरह काम करते हैं कि क्या बेंचमार्क्स रहेंगे, क्यों जरूरी है ये बेंचमार्क्स बनाना, जिससे कि हम अपना जो प्रोडक्ट लाइन है उसका जो टाइम है उसको हम रिड्यूस कर सकें, हम मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीजें कर रहे हैं वो प्रॉपरली तरीके से कर सकें, प्रॉपर क्वालिटी चेक हो सके, प्रॉपर
परफॉर्मेंस जो है हमारे मैन पावर की वो चेक हो सके, तो हमने सब एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स करे, एक बेंचमार्क्स बनाए और उन बेंचमार्क्स को ध्यान में रख के फिर डेली एक्टिविटी हम करते हैं, अपने टारगेट सेट करते हैं और वो टारगेट्स के हिसाब से हम वर्क करते हैं। सेकेंड इसमें है सिंप्लीफिकेशन। देखिए बहुत सारी वेराइटीज यदि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट बनाएगी ना तो उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, अलग अलग डिफरेंट जो है वो उसको एज अ रॉ मटेरियल में इन्वेंट्री उसका ब्लॉक रहेगा। तो जरूरी यह है कि हम अननेसेसरी वेराइटीज को हटाएं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करें। जैसे कोई एक शैम्पू का बॉटल है तो वो किस क्वांटिटी में वो शैम्पू के बॉटल्स आएंगे, या 100 ml आएंगे, क्या शैशे आएंगे, कि 250 ml आएंगे, 500 ml आएंगे, 1 लीटर का आएगा, किस तरीके से आएगा। तो वो हमको ये देखना है कि कितना ml उसमें हम एज अ प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्या उसमें 10 वेराइटीज रहेंगी कि 3 वेराइटीज रहेंगी, ये डिसाइड करना। तो सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। अननेसेसरी चीजों की इन्वेंट्रीज मेंटेन करने से बेटर है कि हम चीजों को सिंप्लीफाइड कर दें, अननेसेसरी वेराइटीज और साइज को हम हटा दें। अल्टीमेटली ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो टेलर ने सेकेंड टेक्निक दिया जो फॉलो करना है हर एक प्रोडक्शन यूनिट्स को, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। थर्ड जो इसमें मेथड दिया दैट इज मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। हम आइडेंटिफाई करें कि बेस्ट वे क्या हो सकता है। जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए असेंबलिंग लाइन की टेक्निक जो है वो फॉलो की जाती है। जब हम असेंबलिंग लाइन की टेक्निक फॉलो करते हैं तो उसमें जनरली हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस वाइज वर्क जो है वो परफॉर्म होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होता है। वो सीक्वेंस वाइज जो तरीका है वो सबसे इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीका है। तो उस तरीके को हमने एक सब प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो मेथड स्टडी के अंदर हमने आइडेंटिफाई करा ऐसा कौन सा बेस्ट मेथड हो सकता है जो हमको सिलेक्ट करना है और उसको फिर बाकी सारी चीजों के लिए अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आया टेक्निक वो था मोशन स्टडी। देखिए अननेसेसरी जो मूवमेंट्स होते हैं, कुछ लिफ्टिंग के, जॉब्स पुटिंग के, पोजीशन चेंज के, तो उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना जिससे हम टाइम सेव कर सके। जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उसी को रखना और अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम करना जिससे जो वर्कर्स है वो प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अननेसेसरी अपने टाइम का वेस्टेज ना करें। कई स्टॉप वॉच यूज करें, सिंबल्स यूज करें, कलर्स यूज करें जिससे कि हम मोशन स्टडीज में अच्छे से उसको समझ सके। देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करें कि एक फैक्ट्री का सेटअप है और उस फैक्ट्री सेटअप के अंदर 4 कॉर्नर्स है। 4 कॉर्नर्स के ऊपर पानी के ना अलग अलग जो है वो फैसिलिटीज लगी हुई है, कैंपर्स लगे हुए हैं। तो एक वर्कर जो है वो जब जाता है तो वो हर एक कॉर्नर में जो उसके पास पानी का हैम्पर है वो वहीं चला जाएगा और वहां से ही पानी पी के वापस आ जाएगा। यदि सपोज ऐसा ना हो और सिर्फ एक ही जगह हमारा वाटर आउटलेट हो तो सारे वर्कर्स जो हैं वो एक ही जगह जाएंगे। अब जो दूर से आ रहे हैं वर्कर वो आने जाने में 5, 10, 15 मिनट वेस्ट करेंगे और आने जाने में जो वर्कर्स होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते ऐसे टहलते आते आएंगे। तो ओवरऑल क्या है कि जो टाइम कंज्यूम प्रोसेस है वो ज्यादा लग जाएगा। जब ज्यादा टाइम लगेगा तो एक वर्कर यदि एक दिन के अंदर 10 मिनट या 12 मिनट लगा रहा है पानी पीने और आने जाने में, और यदि वो दिन में 2 से 3 बार चला गया तो उसका हाफ एन आवर तो यूं ही खत्म हो गया उसकी प्रोडक्टिविटी का। और ऐसे हमने सारे वर्कर्स के साथ कर लिया। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजें टेक्निक फॉलो करें जहां से उनके अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम स्टॉप कर सके। तो चारों कॉर्नर में हमने पानी के जो आउटलेट्स हैं वो लगा दिए कि एक वर्कर अपने ही कॉर्नर पे जाके मिनिमम टाइम के अंदर वो चीज कंप्लीट करके आ सके। देन कम्स द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी चीज को परफॉर्म करने का उसको हम फिक्स करते हैं कि एक दिन में एक वर्कर यदि आ रहा है तो कम से कम 10 यूनिट्स उसको बनानी ही बनानी है। यदि वो 10 यूनिट से कम बना रहा है तो इसका मतलब वो अनप्रोडक्टिव है, और 10 से ज्यादा बना रहा है तो मतलब प्रोडक्टिविटी है। तो हमने हर चीज का एक टाइम सेट कर दिया, उस टाइम के हिसाब से हमें ऑपरेशन करना है। देन कम्स द फटीग स्टडी। देखिए क्या है, रेस्ट इंटरवल जो है ना वो बहुत जरूरी होते हैं। कंटिन्यूअसली यदि हम लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करते रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये जरूरी होता है कि हम एक शॉर्ट इंटरवल के अंदर थोड़े थोड़े से ब्रेक लेके वर्क करें। तभी हम देखते हैं कि हम स्कूल जाते हैं तो हमें ब्रेक मिलता है, लंच टाइम मिलता है। कभी हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें लंच ब्रेक मिलता है। तो ये सब चीजें इसलिए दी जाती हैं कि एक लॉन्ग वर्किंग शेड्यूल्स को थोड़ा सा कट डाउन करके जिससे आप वापस अपना स्टैमिना जो है वो रीगेन कर सकें। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स
द लास्ट वन विच इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखिए टेलर ने ये बोला कि कुछ वर्कर्स जो हैं वो एफिशिएंट हैं, कुछ वर्कर्स जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं। तो ये जरूरी है हमारे लिए समझना कि जो वर्कर एफिशिएंट हैं वो ज्यादा अच्छे से और काम कर सके, तो उनको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें, तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनको वेल पेड दें, उनके टारगेट बेस इंसेंटिव्स बना दें। जो जितना ज्यादा टारगेट अचीव करेगा, जो जितना ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क करेगा, उसके वेजेस उसी हिसाब से इंक्रीज किए जाएंगे प्रोपोर्शनेट वे में। इससे क्या होगा, बाकी वर्कर्स भी मोटिवेट होंगे अच्छा वर्क करने के लिए, जिससे कि उनका भी जो वेजेस है वो आगे उनकी परफॉर्मेंस लिंक कर देने से उनको भी ज्यादा वेजेस मिल सके। तो इस तरह की टेक्निक उन्होंने यूज करी, डिफरेंशियल वेज सिस्टम लेके आए, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग वेजेस देने का उन्होंने सोचा। तो ओवरऑल हमने देखा कि 7 टेक्निक्स हमको टेलर ने दिया, और हर एक टेक्निक जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप इसको गो थ्रू करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फेयोल के प्रिंसिपल्स के साथ।